आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको धारूहेड़ा से एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं और बड़ी खबर के लिए हमारे साथ हैं स्वयं संदीप बोहरा जी। थोड़ा सा आपको इनका परिचय दे देते हैं। अभी हाल ही में जो धारूहेड़ा नगर पालिका का चुनाव जो हुआ था उसमें चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे संदीप बोहरा जी। हालांकि कुछ वोटों से ये चुनाव हार गए थे, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट जब आया, जब जो चेयरमैन चुना गया उनको लेकर के संदीप बोहरा जी ने उनको चैलेंज किया था उनकी 10वीं की मार्कशीट को लेकर के। और उसमें आज आपको बता दें जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी ओर से आज फैसला आया है और उस चेयरमैन को जो कंवर सिंह वहाँ से बने थे, चुनाव जीते थे, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उसकी कॉपी भी हमारे पास है जो हमें संदीप बोहरा जी ने दी है। सीधा एक बार हम इन्हीं से चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी हरेसमेंट इनको भी हुई है और काफ़ी लंबे समय से, और यही एक वजह है कि अभी तक, जैसे आपको बताएं, रेवाड़ी और धारूहेड़ा का एक साथ चुनाव हुआ था और धारूहेड़ा में चेयरमैन पद की जो है शपथ दिला दी गई, वाइस चेयरमैन भी है रविवार को चुन लिया गया है। लेकिन धारूहेड़ा नगर पालिका के अंदर अभी तक ऐसा नहीं हुआ था और वो मामला चुनाव आयोग के पास चला गया था। स्वयं हमारे साथ बोहरा जी हैं, संदीप बोहरा जी, सीधा चर्चा करेंगे। संदीप जी, क्या कहेंगे, आज जो ये फैसला आया है किस तरीके से देखते हैं, कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा इसके लिए? आप सभी सुनने वाले, एचआर न्यूज़ सुनने वाले को मेरा नमस्कार, संदीप बोहरा का नमस्कार। और मैं आप लोगों के जो एचआर न्यूज़ है इसके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे अगर मैं बात करूँ, इलेक्शन लड़ने के दौरान हमें काफ़ी तनाव में रहते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि जो कैंडिडेट जिसको विजेता घोषित किया गया है वो नकली सर्टिफिकेट और नकली कागज़ के आधार पर चुनाव लड़ा था, तो हमने काफ़ी दौड़ धूप की और उस चीज़ के लिए मतलब काफ़ी तनाव में भी हम रहे। लोगों को फालतू में, जैसे बहुत हम आमजन जो होता है उनको पता नहीं होता है कि किस तरह की प्रक्रिया होती है, तो काफ़ी तनाव का झेल के और हमने ये जो जीत हासिल की है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ने वाले उस कैंडिडेट को अयोग्य करार दिया है। तो ये एक बड़ी जीत है। जो मैंने दावा किया था, मैंने हर एक बात जो अपने लोगों के, हमने धारूहेड़ा के लोगों के सामने रखी थी, वो सब सच साबित हुई है स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आने के बाद। तो सुना आपने, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया है उसके बाद उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी लंबी प्रक्रिया हुई है। आपको बता दें दिसंबर में चुनाव हुए थे और उसके बाद यानी कि लगातार लगे हुए हैं और इसको लेकर के एचआर न्यूज़ ने पहले भी कंवर सिंह से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि जब तक कोई फैसला नहीं आएगा हम नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहे कि एचआर न्यूज़ के कैमरे से वो पूरी तरीके से घबराए हुए थे, न जाने क्या तीखे सवाल एचआर न्यूज़ कर ले, जिसलिए एचआर न्यूज़ जाना जाता है। हालांकि अब फैसला आ गया है, कॉपी भी हमारे पास उसकी है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरीके से लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है आगे कितनी परेशानियां लोगों के सामने होगी, और एक लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। संदीप जी, ये बताइए, इस तरीके से लोग चुनाव लड़ लेते हैं जी, फर्जी तरीके से, कितना चुनाव आयोग को नुकसान है? क्या पहला ही मामला है इस तरीके का जो विजेता कैंडिडेट है वो अयोग्य घोषित? देखिए, ये अपनी तरह का एक पहला मामला या ये एग्जाम्पल सेट हुआ है अपने आप में। ये लड़ाई मैंने लड़ी और मुझे पता है कि ये लड़ाई मैंने किस तरह से लड़ी है। जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर हम अपने एक नेता चुनते हैं, एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे लिए काम करता है, इलाके के लिए काम करता है, अगर इस तरह से कोई अयोग्य जो अयोग्य कैंडिडेट इस तरह से नकली डॉक्यूमेंट के आधार पर चुनाव लड़ता है तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ये धोखा वो देने का काम करता है। जनता को विश्वासघात ये लोग करते हैं और उनको धोखा देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें अब सुधार की कहीं जो गुंजाइश जहाँ कहीं भी नज़र आती है, सरकार को, इलेक्शन कमीशन को इसमें सुधार लाना चाहिए और इस तरह के कैंडिडेट को जो इस तरह की प्रक्रिया को अपनाकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही साथ में जब हम इलेक्शन कमीशन जब वो जो चुनाव कराते हैं तो जो नॉमिनेशन होता है उस टाइम ये सुधार की प्रक्रिया और भी अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग कभी भी कोई नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर पाए। और चूंकि इसमें काफ़ी पैसा इलेक्शन कमीशन का और कैंडिडेट्स का और सरकार का खर्च होता है, तो ये एक बहुत जैसे मैं कहूँ कि लोगों का पैसा भी खर्च होता है, समय भी खराब होता है, और फिर ये कैंडिडेट जब ये डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर से चुनाव कराना पड़ता है। तो सभी कैंडिडेट को एक बार फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है, जनता को भी परेशानी उठानी पड़ती है, और विकास के जो काम होते हैं
वो अवरुद्ध हो जाते हैं। इलाका इस चीज़ को भुगतता है। आज कंवर सिंह की एक जो अनैतिक भूल थी, जो उसने धोखाधड़ी जनता के साथ, धारवाड़ा की जनता के साथ उन्होंने किया है, उसका खामियाजा पूरा धारवाड़ा भुगत रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ विकास पहले ही 5 साल जो कैंडिडेट हमारा चेयरमैन था वो काम नहीं करा रहे थे, और ये चुनाव की एक आशा लेके लोग बैठे हुए थे। उन लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कोई काबिल चेयरमैन आएगा, वो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन कंवर सिंह जी ने फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़के जनता को फिर से धोखा देने का काम किया। और जनता में इस प्रतिक्रिया, जब से उनको ये, सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं था कि ये सच बोल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद जनता में खुद में भी रोष है कि जब इसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं था, ये नॉन मैट्रिक इंसान था, तो इसने चुनाव क्यों लड़ा। तो उस चीज़ को लेके अब जनता में रोष है। और जनता से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को आप, जिनकी जो आप लोगों को धोखा देने का काम करता है, तो उन लोगों को आप पहचान करें, और ऐसे लोगों को कभी भी कोई प्रतिनिधि या चुनने का ऐसा काम आप ना करें। लेकिन एक सवाल होता है, जनता विश्वास करे कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता विश्वास करे कैसे, क्योंकि एक जीता हुआ चेयरमैन पद का चुनाव जो जीत गए और वो अयोग्य घोषित हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं आम जनता के जहन में क्या होगा। हम संदीप बोहरा जी का और परिचय दे देते हैं, क्योंकि ये परिचय देना बेहद जरूरी है। ये भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, यानी कि बीजेपी के थे, और चुनाव जीतने के बाद कंवर सिंह को एक तथाकथित नेता ने तुरंत, यानी कि चुनाव जीतने के साथ सीएम महोदय से मिलाया और बीजेपी उसको ज्वाइन कराई ताकि किसी भी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। लेकिन संदीप बोहरा जी की वजह से वो हो नहीं सका, टल गया वो। क्या कहेंगे उसको लेकर के, आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारे रेवाड़ी में एक तथाकथित बीजेपी का नेता, जो अपने आप को बीजेपी का नेता कहता है, वो हमेशा अनैतिक कामों में लिप्त रहता है, और वो हमेशा ये कोशिश करता है कि कैसे बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। चाहे रेवाड़ी में चुनाव हो, चाहे धारवाड़ा में चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, वो कैंडिडेट हमेशा बीजेपी को दो फाड़ करने का काम करता है। बीजेपी में थे, मैं खुद बीजेपी का था। बीजेपी ने, आला कमान ने, आप भी तो स्वयं एक सांसद से जुड़े हुए हैं। नहीं, हम लोग शिकायत सीएम साहब से, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से, और अपने जो इंटरनल हमारा पार्टी का जो भी प्लेटफॉर्म होता है, हम वहाँ शिकायत करते हैं। और वो कहीं ना कहीं, जैसे इनकी जो कार्यशैली है वो लोग देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो ज़रूर मैं पार्टी पे विश्वास करता हूँ, मुझे अपनी पार्टी पे विश्वास है, वो ज़रूर इस चीज़ पे कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर और इस तरह के तथाकथित नेता पे वो एक्शन लेंगे। एक सवाल, मेरा सवाल, तीखा सवाल ये है कि जब आप पार्टी में थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको पार्टी ज्वाइन करा दी जाती है, नहीं लगता कहीं ना कहीं पार्टी को भी गुमराह किया जाता है, धोखे में? गुमराह क्या किया जाता है? जैसे सीएम साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने ये पैरवी करने वाले जो लोग हैं, जो तथाकथित रेवाड़ी के अपने आपको नेता कहते हैं, ये लोग जाके तथ्य नहीं बताते हैं, तथ्य पेश नहीं करते हैं, वो बताते झूठ बोलते हैं। सीएम साहब को झूठ बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को झूठ बोलते हैं, तो उनको तथ्य नहीं पता होगा, तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि कोई कैंडिडेट जीता है तो वो पार्टी ज्वाइन कर ले, तो उनके लिए बुरा नहीं है। क्योंकि सरकार का काम होता है कि ग्राउंड लेवल पर जो आदमी जीता है वो काम करे और सरकार की रीति नीति के लिए काम करे। लेकिन उस नेता ने अंधकार में सीएम साहब को भी रखा, प्रदेश को भी रखा और पूरी पार्टी को रखा। तो दोषी सीएम साहब या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, जो उसकी पैरवी कर रहा था और झूठी बात सीएम साहब के कानों तक पहुंचा रहा था, वो दोषी है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है ना, यहाँ तो धारवाड़ा से जब चुनाव हुए थे, जेजेपी के हिस्से में वो सीट आई थी जी, कि जेजेपी का पार्टी का वहां से होगा, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। क्या लगता है कि, यानी कि, और जेजेपी के दम पर ही बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है, क्या लगता है दोनों पार्टियों में मनमुटाव इस चीज को लेकर? नहीं, मनमुटाव नहीं है। देखिए, पार्टी गठबंधन का अपना एक धर्म होता है, जिसके तहत वो किसी के कोटे में आ गई तो चली गई। चूंकि मैं जनता के बीच में रहता था और उन लोगों की मुझसे उम्मीदें थी, तो मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ नहीं सकता था, और मेरा चुनाव लड़ना उसी तरह से ज़रूरी था कि हम चुनाव की, अगर मैं 10, 12, 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लोगों का मैं चहेता हूँ, तो चुनाव लड़ना, जब चुनाव का समय आता है, अगर वो लोग मुझसे उम्मीद करते और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं अपने लोगों के साथ धोखा करता हूं। मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि इस बार धारवाड़ा की जनता मेरी तरफ आस भरी नज़रों से देख रही है कि धारवाड़ा पिछले 10 साल से जो विकास की राह से कहीं ना कहीं भटक गया है, तो संदीप बोहरा आएगा तो धारवाड़ा का काम कराएगा। वो मैंने इलेक्शन अपना प्रदेश, जो मुझे ये बीजेपी ने जो मुझे कार्यभार दिया था, यूथ का प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया था रेवाड़ी का, तो मैंने उस अपना रिज़ाइन दे के चुनाव लड़ा था, और उसका मेरा यही इरादा था कि मैं धारवाड़ा की जनता का सेवा करूं, और जनता ये चाहती भी थी कि धारवाड़ा में संदीप बोहरा ही काम करा सकता है। उस रीति नीति पे ही चलते हुए मैंने रिज़ाइन देके वो इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन जो बहुत सारे हमारे बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, वो वोटों का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से ये कांग्रेस का, जो कांग्रेस समर्थित आदमी था और जो एक तथाकथित बीजेपी का, जो अपने आप को बीजेपी का कहता है, इन लोगों ने मिलकर मुझे हराने का काम किया। मेरी हार कोई बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से नहीं, छोटे कितने वोट आपको मिले थे? उनको कितने से जीते? 2500 वोट मेरे थे, 3000 वोट मिलते तो छोटा सा अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। टोटल धारवाड़ा में वोट कितने थे? टोटल धारवाड़ा में लगभग 23,000 के आसपास है, 22,000 कुछ वोटें हैं। 22,000 जी। तो देखिए, आपको साथ में हम ये भी बताते चलते हैं
कि धारूहेड़ा के अंदर वोटों का जो संख्या है बहुत कम थी, लेकिन उम्मीदवार उसकी उम्मीद में कहीं ज़्यादा थे। 10 चेयरमैन पद के लिए चुनाव लोग लड़ रहे थे और उसमें से फैसला हुआ, तो जाहिर है बहुत कम वोटों से ये हारे थे। लेकिन जो चुनाव जीत के गया है उनके पास कागजों की कमी थी, मार्कशीट की कमी थी, और वो मुद्दा जब संदीप बोहरा जी ने उठाया, और अभी तक इसी वजह से शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ था। और अब जो फैसला आया स्टेट कमीशन का, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े। आप ये बताइए अब आगे होगा क्या? क्या चुनाव दोबारा करवाएगा चुनाव आयोग? क्या प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, धारूहेड़ा की जनता ये जब से ये रिपोर्ट आई है उससे पहले असमंजस की स्थिति में थी, लेकिन जैसे ये रिपोर्ट आई है, पहले एसडीएम साहब ने रिपोर्ट दी, डीसी साहब के माध्यम से वो रिपोर्ट गई थी, इलेक्शन कमीशन ने भी अब निर्णय ले लिया, और जो मैंने दावे किए थे वो सारे सच साबित हुए। संदीप बोहरा ने एक एक बात जो बोली थी उसमें रत्ती भर भी कोई कमी नहीं मिली, और कंवर सिंह ने हर एक बात जनता के सामने झूठ बोला है, फरेब किया है उन्होंने। तो अब आगे का जो है इलेक्शन कमीशन और सरकार को निर्णय लेना है कि उनको क्या करना है, री इलेक्शन कराने हैं या कोई और प्रक्रिया अपनाकर वो अपना जो भी धारूहेड़ा की जनता के लिए जो काम करने की एक सोच है उस पर काम करेंगे। वो सब चीज़ें सरकार को निर्णय। आपने अपने वकील से बात की, आगे इसके अंदर क्या हो सकती है कार्रवाई? अभी इसमें कुछ ओपिनियन लेने बाकी है जो मैं अभी आपको एकदम से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 1-2 दिन इसमें समय लगेगा। अभी तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। धारूहेड़ा की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि जिस आदमी को उन्होंने वोट देने का काम किया था वो आदमी ने उनके साथ विश्वासघात किया है, और अब जनता इस मूड में बैठी है कि जब अब कभी भी उनको मौका मिलेगा तो वो सबक सिखाने के लिए तैयार है। मुझे सैकड़ों लोग रोज मिलते हैं और उनसे यही चर्चा होती है कि अगर उन्होंने सच में फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा है तो उसने धारूहेड़ा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना, ये तो सरपंच भी रहे हैं, क्या वो भी फर्जी कागजों पर रहे हैं? पहले क्या था कि शायद 10वीं सर्टिफिकेट का, ये 2005 के आसपास का चुनाव जो इन्होंने लड़ा था, उस टाइम 10वीं का ये एलिजिबिलिटी का वो क्राइटेरिया नहीं था, तो वो उस टाइम की बात थी। ये 2014 में लागू हुआ था 10वीं। लेकिन कहते हैं तो जब सरपंच रहे तब भी इन पे कई सारे दाग लगे हैं, उसको लेकर के क्या स्थिति है? धारूहेड़ा की धारूहेड़ा से मैं बिल्कुल धारूहेड़ा से हूँ, मेरा इनसे कोई पर्सनल इस तरह का ऐसा कोई नहीं टकराव नहीं था। लेकिन हाँ, जब ये सरपंच रहे थे तो काफ़ी सारे गबन के आरोप इन पे तब भी लगे थे, और धारूहेड़ा की जनता जानती है कि क्या इनके अंदर मतलब किस तरह से इन्होंने उस टाइम जो इनके ऊपर गबन के आरोप लगे थे या जो भी इनके ऊपर मतलब जो मिसलीड इन्होंने किया था, गलत काम इन्होंने किए थे, वो मैं आपको धीरे धीरे जब धारूहेड़ा की जनता से आप जब जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे। इन लोगों ने इलेक्शन के टाइम, ये लोग इलेक्शन के टाइम जाके जनता को गुमराह करते हैं और झूठ बोलते हैं, जिसके बदौलत जो हमारी आम जनता है वो कहीं ना कहीं गुमराह थोड़ी बहुत हो जाती है। इस गुमराह का वजह क्या लगता है? जैसे एक चेयरमैन पद के लिए 24,000 वोटों के अंदर मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हुए, नहीं लगता जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं मौका दिया ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का? क्या होता है, जनता थोड़ी भोली है और उनको जाके ये लोग झूठे दावे करते हैं। मैं नगर पालिका में 2008 से कंटिन्यूसली पार्षद भी बन रहा हूँ और अपनी ड्यूटी भी निभा रहा हूँ। मेरी माताजी पार्षद रही हैं, तो हम लोग ये कभी झूठ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमें पता है नगर पालिका में कभी प्लॉट नहीं दिए जाते। इस इलेक्शन के दौरान इन्होंने जाके जनता के बीच में झूठे वादे किए कि मैं आपको प्लॉट दे दूंगा, जनता को गुमराह किया, किसी को शराब से किया, किसी को पैसे से किया, किसी को प्लॉट के माध्यम कि मैं आपको प्लॉट दिला दूंगा सरकार से, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है नगर पालिका। अगला मेरे एक सवाल और है, हम इनसे एक सवाल और करेंगे, क्योंकि इस बार आपको बता दें सीधे तौर पे चेयरमैन पद के चुनाव हुए हैं। अगर यही चुनाव सीधे तौर पे नहीं होते, अगर पार्षद चुनते तो क्या स्थिति होती है? आपको नहीं लगता है शाम दाम दंडभेद पैसे के दम के ऊपर? हाँ बिल्कुल अपनाए ये सब चीजें आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान? बिल्कुल, ये सबको फेस करना पड़ता है। और मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन और सरकार से, मैं अपनी सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इलेक्शनों में सुधार होना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह की प्रक्रिया आप देखिए, लोकतंत्र की हत्या किस तरह से होगी, जो चुनावी सिस्टम है पूरा फेल हो गया है। एक नकली सर्टिफिकेट लेके एक इंसान ने चुनाव लड़ लिया है, और खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा अगर कैंडिडेट नकली फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव जीत जाता है और वो अयोग्य घोषित हो जाता है, तो जनता का इसमें क्या दोष है? जो बाकी के कैंडिडेट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनका क्या दोष है? नहीं, एक सवाल और ना, आपने तो पेन ले लिया क्योंकि आप सेकंड नंबर पे थे। आप भी अगर 1% मान लेते, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता मुझे जनता ने हरा दिया, जैसे रेवाड़ी के अंदर भी बहुत कम अंतर से जो चेयरमैन पद का चुनाव हारे हैं, उपमा यादव थी जो, वो भी बहुत कम अंतर से हारी है, वो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, आपने नहीं किया, आपने बाकायदा लड़ लिया उस चीज के लिए, आपके हाथ कागजात लग गए। अगर कोई आदमी शांत बैठ जाता, नहीं लगता एक गलत डिसीजन जाता? मोहनलाल जी, धारूहेड़ा की जनता पूरी तरह से जानती है कि संदीप बोहरा संघर्षशील है, और धारूहेड़ा के साथ जब भी कोई गलत काम करने की कोशिश करता है, उनके साथ कोई अनैतिक काम करने की कोशिश करता है या फरेब करने की कोशिश करता है, तो मैं डटकर खड़ा हो जाता हूं। ये मेरा 14 साल का जो कैरियर राजनीति का रहा है, वो सब धारूहेड़ा का एक एक आदमी जानता है कि संदीप बोहरा ने अगर कोई स्टैंड लिया है तो उसका कोई अपना मतलब होता है। लेकिन आप जिस नेता से जुड़े हैं उस नेता से क्या स्टैंड रहा उनका?
सब क्या लोग उन्होंने आपको साथ दिया? सब लोग सच में साथ थे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि जिसने कभी गलत की, सिर्फ एक तथाकथित नेता के अलावा किसी ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि सबको पता था कि वो गलत रास्ते पे, और गलत रास्ते पे पार्टी कभी किसी का साथ नहीं देती है। नहीं देती है। तो अब आगे आप क्या करेंगे, किस किस मोड से आप गुजरे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया आप कागजी कार्रवाई के अंदर, कोर्ट कचहरी में आप लोग पड़े रहे, नहीं लगता इतने टाइम में विकास होता है आराम से? बिल्कुल विकास होता है। और देखिए, जो मैं धारवाड़ा के लिए हम बात करें, हम लोगों ने जो एनर्जी वेस्ट की, अगर ये हम डेवलपमेंट के लिए एनर्जी लगाते हैं तो धारवाड़ा विकसित होता है, डेवलपमेंट के काम नहीं, होते हैं। दोबारा अब आप चुनाव लड़ेंगे, जितना पैसा आपका खर्च हुआ फिर दोबारा से आपको फाइनेंशियली यानी कि मैदान में उतरना पड़ेगा, लोगों को कन्वे करना पड़ेगा दोबारा से, या फिर ऐसा चुनाव आयोग का कोई डिसीजन हो जाए कि जो सेकंड उम्मीदवार था उसको यानी कि विजेता घोषित कर दिया? कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग और सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर वो चाहते हैं कि चुनाव ना कराया जाए तो जो वो निर्णय लेंगे, हम तो क्योंकि उनके खर्चा निर्णय के बचेगा ना, पैसा बचेगा, खर्चा बचेगा। और देखिए, इसका देश चुनाव का- में सुधार का प्रावधान तो यही है, क्योंकि चुनावी सिस्टम में कहीं कोई खामी नहीं है। जनता ने अपना मत दिया है। अगर फर्स्ट वाला कैंडिडेट कहीं ना कहीं उसने गलत हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ा है और वो डिस्क्वालीफाई आया, तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाले कैंडिडेट को बना देना चाहिए। अगर सरकार री इलेक्शन भी कराती है तो हम उस चीज़ के लिए सहमत हैं, लेकिन इसके लिए चुनाव में सुधार की गुंजाइश है। इलेक्शन कमीशन को इसके अंदर सुधार करना चाहिए, सरकार को इसकी पैरवी करनी चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट जो इस तरह की धोखाधड़ी और गुमराह करके लोगों को या वोट ठगने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना तो चाहिए। इस 3 महीने आप कितने परेशानी से आपके गुजरे हैं? मोहनलाल जी, वो तो मेरे दिल से पूछिए, मेरे दिमाग से पूछिए कि किस तरह से मुझे इन परेशानियों में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक पहला, शायद ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि कोई कैंडिडेट नकली फर्जी सर्टिफिकेट, सब लोग मुझे कहते थे कि 5 साल निकाल जाएगा और आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक सिस्टम में खामी का जो फ़ायदा उठाकर कुछ नेता 5 साल निकाल भी जाते हैं। लोगों को भी यही लग रहा था कि ये भी अब नकली और फर्जी सर्टिफिकेट पे बेशक से लड़ा है, लेकिन ये 5 साल निकाल जाएगा। लेकिन मैं लोगों को रोज़ समझाता था कि ये कानून, जो संविधान है, उसके अंदर आपको अगर लड़ाई लड़नी आती है और आपको कागजी कार्रवाई करनी आती है तो आप अपनी पैरवी करिए, आप जीत हासिल कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन संदीप जी, एक और चीज़ निकल के आती है ना, जिस तरीके का धारूहेड़ा का चुनाव हुआ था, सबसे महंगा धारूहेड़ा का चुनाव हुआ था, वहाँ पानी की तरह पैसा बहाया गया था, बड़े बड़े दिग्गज वहाँ करके डेरा डाले हुए थे, यानी कि उसी दौरान रेवाड़ी का चुनाव था। यहाँ भी इतनी वो नहीं थी पैसे की मारामारी जितनी धारूहेड़ा में हुई, और बड़े बड़े धनाढ़ लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, नोटों की बोरियां वहाँ खुली हुई थी, शाम दाम दंड भेद सब चीज़ हमने लास्ट के अंदर 2-3 वहाँ कवरेज करी है, हमने खुद ने हालात देखा। नहीं लगता उन लोगों को भी अब सामने आना चाहिए कि इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव, और जिस तरीके से चुनाव जीत गए फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, क्या किसी ने साथ दिया आपका? मोहनलाल जी, अगर आप पूरे चुनावी प्रकरण पे, जो चुनाव धारवाड़ा के अंदर आया था, उसके ऊपर नज़र डालेंगे तो जो पैसा खर्च करने वाले, दारू बांटने वाले कैंडिडेट थे, उनकी गिनती बहुत पीछे थी। वो टॉप 3 में कहीं थे ही नहीं। जनता ने उनको नकार दिया है। वो जो उस तरह की राजनीति करते हैं कि इलेक्शन के दौरान आते हैं, पैसा और दारू बांटते हैं, उन लोगों को नकार दिया। लेकिन क्या हुआ, चूंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो गए तो वोटों का बंटवारा हो गया, और वोटों का बंटवारा होने की वजह से ये जो नाकाबिल लोग, या ये कह लो कि आप जिसके पास अयोग्यता थी, वो 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं था, नॉन मैट्रिक था, वो जीत गया बंटवारे की वजह से। उसमें एक और सवाल है ना, जो राजनीतिक पार्टियों ने जिन्होंने टिकट दिया, ऐसे उम्मीदवारों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं लगता उनको भी आगे सोचना चाहिए कि आप टिकट किसको दे रहे हैं? सिर्फ पैसा के दम पर चुनाव जीतने के लिए दे रहे हैं, या वाकई जनता के दिलों में उतर करके? हालांकि जनता ने अपना जवाब दे दिया, जनता ने फैसला सुना दिया। मैंने जब रेजिग्नेशन दिया था तो मैंने पार्टी से भी निवेदन किया था, और जो गठबंधन है उनसे भी निवेदन किया था कि टिकट देने से पहले जिस कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे, कम से कम ग्राउंड लेवल पर आकर जनता का मन तो टटोल के देखिए, वो क्या चाहते हैं, कौन कैंडिडेट ऐसा है जिसको वो प्यार करते हैं, जिसके साथ वो मिलकर धारवाड़ा का भला करना चाहते हैं। वो अगर पैराशूट से कोई कैंडिडेट उतारेगा जिसको जनता जानती तक नहीं, तो ऐसे कैंडिडेट को अगर वोट या टिकट देने का कोई भी पार्टी काम करेगी तो जाहिर तौर पर वो जरूर हारेगा। और उनकी गिनती आप देखिए वो कितनी पीछे थे। मेरी खुद की पार्टी के कुछ लोग टिकट मांगने का काम कर रहे थे, वो 7वें नंबर पे थे। तो उन लोगों को कैसे पार्टी टिकट दे दे? अगर पार्टी गलती से, क्या होता है कि लोग गलत बातें, जो नेता, बड़े नेता हैं, उनके कानों तक चुगलियां करके, या जो अयोग्य, जो कमजोर लोग होते हैं, उनकी पैरवी कर जाते हैं। कोई पैसे में कर देता है, कोई कुछ करता है, कोई मजबूत आदमी की, हर कोई आदमी ना काट ढूंढ के और उसको दबाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये आदमी आएगा तो धारवाड़ा का काम करा देगा, विकास करा देगा। उनकी नीति होती है कि किसी भी तरह से इस आदमी को रोका जाए। वो सारे जितने भी वो लोग होते हैं, वो जो अनैतिक काम करने वाले, वो अपना एक महागठबंधन, चोर गठबंधन जो भी वो बनाते हैं, वो बना के खड़े हो जाते हैं, और उसका खामियाजा इलाका भुगतता है। अब जो फैसला है उसको लेकर के संदीप बोहरा, मैं संतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, जो क्योंकि जिस तरह से हमारा प्रशासन रेवाड़ी है, उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने जांच की, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय दिया है, ये काबिल तारीफ है। सरकार ने जो काम
काम किया ये काबिल तारीफ है। सरकार के पास जाके उस तथाकथित नेता ने बड़ी कोशिश की कि इसकी ओथ दिला दी जाए और 5 साल ऐसे ही जनता के खराब कर दिए जाए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक उसको शपथ नहीं दिलाई जाएगी। तो जरूर सरकार भी और इलेक्शन कमीशन भी और रेवाड़ी प्रशासन भी तारीफ के काबिल है। चलिए इसी पे एक अंतिम सवाल हम आपसे कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया। रेवाड़ी के अंदर वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, 2 सांसद उन्हें अपनी ताकत लगाई, पार्टी चाहती थी किसी भी तरीके से हमारा उम्मीदवार जीत जाए, हालांकि जीत गया, लेकिन जो प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ वो भी 14 वोट ले गए और 4 वोट से जीते हैं। सिर्फ किस तरीके से देखते हैं इसमें भी? अगर आप देखेंगे तो वही एक नेता, तथाकथित नेता, ये क्या करते हैं, पार्टी के लोगों को गुमराह करते हैं और पार्टी में दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी हमेशा भुगतती है। तो पार्टी का जो हाईकमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इन पे संज्ञान ले और ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई करे। जो पार्टी के खिलाफ काम करे वो पार्टी का हितैषी कभी नहीं हो सकता है। नहीं, कल जो जीत हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जीत तो आप देखिए कि हमारे पास यहाँ आपको लगता है 2 सांसद यानी कि 2 पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को ताकत लगाने लोग वाइस चेयरमैन के लिए? देखिए लोकतंत्र है और यहाँ बहुत सारे जो पार्षद जीते थे वो हर कोई अपने आप को वाइस चेयरमैन बनाने के लिए पैरवी कर रहा था, तो बहुत कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। उसमें ऐसा आप मान सकते हैं कि जो पार्षद जीते हैं वो इस तरह से कहीं ना कहीं असहमत हो जाते हैं, वो फिर गुस्से में किसी और को वोट दे जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उनको ये नाराजगी थी, स्पष्ट तौर पर हमारी जीत पहले से नजर आ रही थी कि हाँ इस दफ़ा जो भी चुनाव होगा उसमें बीजेपी का ही पूरा हाउस आएगा, और वो आ भी गया है। हाँ, वोटें कुछ इधर उधर जो चली गई है वो गुस्से में कह लो या फिर उनको लगता है कि मुझे कैंडिडेट नहीं बनाया इसलिए वो चली। लेकिन 31 में से 7 जीते रेवाड़ी में तो पार्षद तो। और टिकट बंटवारे के टाइम में शायद कहीं हमसे कोई चूक हो गई होगी इस तरह से, या फिर जो हमारे जो ग्राउंड लेवल पे मजबूत कार्यकर्ता था उसकी रिपोर्ट पहुंचने में कहीं गड़बड़ रह गई होगी। मैं वही निवेदन करता हूं, पार्टी फोरम पे भी मैं जाके यही कहता हूं हमेशा कि हमेशा ऐसे कैंडिडेट को लेके आओ जो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ऐसे कैंडिडेट को जब पार्टियाँ टिकट देना शुरू कर देगी तो वो ग्राउंड पर जाके काम भी करेगा, जनता में पार्टी की पकड़ भी देगा और जनता के लिए काम भी करेगा, सबके हित का काम। जो ये फैसला आया है चुनाव आयोग का, जी क्या लगता है इससे पार्टी को सबक लेगी? नहीं, पार्टी ने देखिए बहुत अच्छा काम किया है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रशासन ने भी काम किया है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इसको अगर इसी तरह से छोड़ देंगे फिर अगला आदमी देखेगा कि यार इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो अगला आदमी कभी इलेक्शन लड़ लेगा। आज संदीप बोहरा ने तो पैरवी कर ली, हो सकता है कल को संदीप बोहरा को इतनी ज़्यादा पैरवी ना कर सके और वो 5 साल जनता का पैसा भी खराब करे। कोई गलत, जो आदमी फर्जी सर्टिफिकेट बना के चुनाव लड़ रहा है, सोचिए अगर वो नगर पालिका में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है तो वो कितने अनैतिक काम करेगा, कितने वो गलत काम करेगा, कितना जनता का पैसा बर्बाद करेगा और कितना वो धोखाधड़ी के काम कर सकता है। इन सब चीजों पे मंथन करने की जरूरत है। मंथन करने। तो ये थे हमारे साथ संदीप बोहरा जी। हालांकि काफ़ी इनका जो 3 महीने का समय बीता है बड़ी ही परेशानी में बीता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो फैसला आया है वो एक चेहरे पर खुशी की यानी कि कहें खुशी लेकर के आया, और उससे कहीं ना कहीं अब लगता है कि न्याय भले ही देरी से मिला हो लेकिन न्याय मिला है। और अब आगे क्या चुनाव आयोग करता है, वहाँ दोबारा चुनाव करवाता है या सेकंड जो विनर कैंडिडेट रहे हैं उनको विनर बनाते हैं, वो अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे। मोहनलाल जी, मैं एक बात जाते जाते एचआर न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनता जो है जब इलेक्शन आते हैं तो एक चीज़ सोच ले कि कुछ जो जैसे बरसाती मेंढक की तरह जो कैंडिडेट आते हैं, जो काम करने का जिनके पास अनुभव नहीं होता है, जो जनता की नब्ज नहीं जानते हैं कि किस तरह से ग्राउंड पे जाके काम कर रहा है और वो वोट ठग कर 5 साल बर्बाद करने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को, मौकाप्रस्त लोगों को पहचान करके ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए। ना हमें जाति पे वोट करना चाहिए, ना हमें किसी पड़ोसी के बहकावे में आके वोट करना चाहिए, ना हमें किसी नाकाबिल आदमी, गैर अनुभवी को वोट करना चाहिए। आपको एक मंथन करना चाहिए कि हम जिसको अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, क्या वो हमारे हितों की लड़ाई लड़ सकता है, क्या वो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता है। और जब ऐसा आदमी बनेगा तो सरकार की लाखों योजनाएं, हजारों योजनाएं होते हैं जिन पे वो काम करके आम जनता तक लाभ पहुंचा सकता है। आज एक माध्यम नहीं होता है जो सरकार के बीच में और जनता के बीच में, जिससे जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है और वो सोचती है कि सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। जब पढ़ा लिखा आदमी उनके लिए पैरवी करने वाला प्रतिनिधि बनेगा तो वो इलाके के लिए भी काम करेगा और लोगों के लिए भी काम करेगा। तो जनता का दायित्व बनता है कि इलेक्शन के टाइम में वो अपनी विवेक से अच्छे आदमी को, पढ़े लिखे काबिल आदमी को पद देना सीखे, और जब वो पद पे बैठेगा तो वो आपकी भलाई के लिए काम करेगा। तो आपने देखा कि बीच में हमें रोक करके संदीप जी ने अगले जो है चुनाव, अगर चुनाव आयोग कराता है दोबारा से दारूहेड़ा के, तो एक मैसेज कहीं ना कहीं दे दिया है वोटरों को कि अब आप आगे वोट करें तो स्वयं समझे, देखें कि आप जो गलती कर चुके हैं उस गलती का क्या खामियाजा
धारूहेड़ा की जनता को भुगतना पड़ सकता था। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।